Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my Open Skies YouTube Academy. आज हम लोग 10th क्लास की बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज मीन गैसों का तबादला। आज हम लोग गैशियस एक्सचेंज में लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की तरफ देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक जो है वो एयर पैसेजवे था जिसमें नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स और ट्रैकिया मौजूद थे। उसके बाद ये सारा एयर पैसेजवे है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है आज वो है लंग्स के बारे में। मीन्स के ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक जो है वो एयर पैसेजवे है, मीन्स जहाँ से एयर ने जो है वो पास आउट होके आना है, पास होना है जहाँ से वो रास्ता है। और दूसरा जो है एयर ने पास होकर लंग्स में जाना है। तो ये 2 पार्ट्स हैं, लंग्स और एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है लंग्स को। तो लंग्स क्या हैं कि जो जितने भी आपके पास एल्व्यूलाई हैं, एल्व्यूलाई मिलकर जो हैं वो लंग्स बनाते हैं। लंग्स के जो हैं लंग्स का एक पेयर मौजूद होता है थोरैक्स कैविटी में। तो स्टूडेंट्स, थोरैक्स कैविटी क्या है? जो थोरैक्स कैविटी है उसमें रिब्स केज हैं, मतलब जो आपकी रिब्स हैं। उसके बाद स्टर्नम है। रिब्स केज और स्टर्नम का जो एरिया है सारा उसको हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो रिब्स केज के नीचे जो है लंग्स का पेयर मौजूद होता है, मतलब लंग्स का एक जोड़ा मौजूद है। एक लेफ्ट लंग्स होगा और दूसरा कौन सा होगा? राइट लंग। तो ये जो लंग है, चेस्ट वॉल, इसमें तकरीबन 12 जो हैं वो रिब्स के पेयर्स मौजूद हैं। और ये सारी रिब्स आपस में जिन मसल्स के ज़रिए अटैच हैं उन मसल्स का नाम है इंटरकॉस्टल मसल्स। मीन्स कि आपकी जो चेस्ट वॉल है उसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। 12 पेयर मीन टोटल 24 रिब्स हैं। 12 जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे हैं और 12 जो हैं वो राइट साइड पे हैं। तो टोटल 24 हैं। तो ये सारी रिब्स जो आपस में जिन मसल्स के ज़रिए अटैच हैं आपस में, उन मसल्स को क्या कहेंगे आप? इंटरकॉस्टल मसल्स। उसके बाद जो है और क्या होता है लंग्स के स्ट्रक्चर में, और वो कह रहे हैं कि जो लंग्स हैं उनके नीचे एक थिक मसल्स का स्ट्रक्चर मौजूद है। उस थिक मसल के स्ट्रक्चर को आप कहेंगे डायाफ्राम। तो डायाफ्राम जो है वो आपके लंग्स के नीचे मौजूद होता है। ये भी क्या करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो लेफ़्ट लंग है, लेफ़्ट वाला, उस वो थोड़ा सा स्मॉल साइज़ में होता है एज़ कंपेयर टू राइट लंग्स के। तो जो लेफ़्ट लंग है वो क्या है? उसके 2 लोब्स हैं और जो राइट लंग है उसके 3 लोब्स हैं। और जो लंग्स होते हैं वो थोड़े से स्पॉन्जी से होते हैं और इलास्टिक ऑर्गन हैं, ताकि इसमें एयर जो है वो ईज़िली जो गैस एक्सचेंज है वो ईज़िली जो है वो इन लंग्स के थ्रू हो सके। स्पॉन्जी मीन उसमें पोर्स वगैरह होंगे। उसके बाद लंग्स का हम लोग ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि हमने बात की थी कि जो लंग्स हैं वो थोरैसिक रीजन में होते हैं। तो ये सारा जो एरिया है ये थोरैसिक रीजन है। आपकी बॉडी में जो एरिया है जिसमें ये रिब्स होते हैं, ये जो रिब्स हैं जिस बोन के साथ अटैच हैं उस बोन को हम लोग स्टर्नम कहते हैं। और ये क्या है आपके पास? लेफ्ट लंग है और ये कौन सा है? राइट। और ये आपको रिब्स नज़र आ रही हैं। एक साइड पे जो है वो कितनी रिब्स होती हैं? 12। इस साइड पे भी कितनी होंगी? 12। तो आपके पास 12 पेयर हैं। टोटल कितनी हो जाएंगी रिब्स आपके पास? 24 रिब्स जो हैं वो आपके रिब कैज में मौजूद होती है। और डायाफ्राम को भी हमने डिस्कस किया था। ये नीचे जो है वो डायाफ्राम जो है वो
लंग्स के नीचे मौजूद होता है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लेफ़्ट लंग है वो थोड़ा स्मॉल होता है और जो राइट लंग है वो थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमने लोब्स की बात की थी कि जो आपके पास लेफ़्ट लंग है उसमें 2 लोब्स हैं, ठीक है। एक लोब को क्या कहेंगे आप सुपीरियर लोब, दूसरा क्या होगा इन्फीरियर लोब। इसी तरह जो राइट लंग है वो क्या होता है, उसमें 3 लोब्स हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इन्फीरियर लोब। ये आपको लोब्स के बारे में भी जो है वो पता चल चुका है कि 2 लोब जो हैं वो लेफ़्ट में और 3 जो हैं वो राइट लंग में मौजूद हैं। इसके अलावा जो लंग्स हैं उनके पास जो है और क्या चीज़ मौजूद होती है, ब्लड वेसल्स। हम लोगों ने बात की थी कि जो ब्लड वेसल्स है मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके आती है। उसके बाद जो लंग्स हैं वो वहाँ पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में ब्लड से जो है वो लंग्स में चली जाएगी और लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो आपकी कैपिलरीज में जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगी। और वेन्स क्या करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब गैसेस एक्सचेंज होगी, गैसेस एक्सचेंज होने के बाद दोबारा हार्ट के पास जा रही हैं, वो ब्लड जो अब हार्ट के पास जा रहा है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जा रहा है और उसमें क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। जो पल्मोनरी आर्टरी थी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी और जो पल्मोनरी वेन होगी उसमें ऑक्सीजन होगी और ये ऑक्सीजन गैसेस के एक्सचेंज होने के बाद जाएगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर और डिस्कस किया गया है कि जो लंग्स हैं उसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक को आप कहेंगे आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और दूसरी को क्या कहेंगे, इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये 2 मेम्ब्रेन जो हैं वो लंग्स में मौजूद होती हैं और इन दोनों लंग्स में जो ये मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं इनका फंक्शन क्या है, वो कहती हैं दोनों लेयर्स के दरमियान में एक फ्लूइड सा मौजूद होता है। तो इस फ्लूइड का क्या काम है, ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है और लंग्स जो हैं इसकी मदद से इजीली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मींस के ये जो फ्लूइड है ये लंग्स को रगड़ खाने से बचाता है, मतलब लंग्स जो है आपस में रगड़ नहीं खाएंगे और स्मूथली जो है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे। तो ये जो फ्लूइड है दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है, मींस ये लंग्स को रगड़ खाने से बचाता है। तो ये हम लोग उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं मेम्ब्रेन का। इसको उन्होंने क्लोज करके दिखाया है। इसमें क्या है, ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है जो रेड कलर की नज़र आ रही है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। और ये जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है ये क्या है, आपके पास इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। और जो इन दोनों के दरमियान आपको वाइट कलर का फ्लूइड नज़र आ रहा है ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम कर रहा है। और जब यहाँ से लंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं तो ये जो लुब्रिकेंट है ये इनको आपस में रगड़ खाने से बचाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म, कि ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह से हम लोग जो है वो सांस लेते हैं। इसमें पहले तो ब्रीदिंग की डेफिनेशन आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे दोबारा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो ब्रीदिंग प्रोसीजर है ये जस्ट एक फिज़िकल मूवमेंट्स है, फिज़िकल मूवमेंट है गैशियस एक्सचेंज के लिए, कि जस्ट आपकी जो बॉडी है, आपकी जो चेस्ट है और जो लंग्स हैं उनके अंदर मूवमेंट हो रही होती है और जब मूवमेंट हो रही है तो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से जब हम लोग बाहर हवा को निकाल रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं और जब हम लोग हवा को अंदर लेके जा रहे होते हैं तो उस वक्त हम लोग हवा से ऑक्सीजन को जो है वो रिसीव कर लेते हैं। तो सिंपल यही मैकेनिज़्म है जिसमें हम लोगों ने गैसेस को एयर को अंदर ले गए और उससे हम लोगों ने ऑक्सीजन ली और बाहर हम लोगों ने एयर को बाहर निकाल दिया, जिससे हमने उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस
कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी में थी उनको हमने बाहर निकाल दिया। तो ये दो प्रोसीजर हैं जिससे आप हवा को अंदर लेके जाते हैं। वो कौन सा है? इनहेलेशन। जिससे आप लोग एयर को या हवा को बाहर निकालते हैं वो है एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन जो है इसमें जो रिब्स के मसल्स है वो क्या होंगे? जो रिब्स हैं आपकी इस तरह जो रिब्स बनी हुई थी उनके अंदर क्या लगे हुए हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स लगे हुए हैं। तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपकी जो रिब्स हैं वो रेज्ड हो जाएंगे, रेज्ड अप, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से आपकी जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। जब वो ऊपर की तरफ उठेंगी तो डोम शेप जो नीचे डायाफ्राम हम लोगों ने देखा था, जो लंग्स के नीचे डायाफ्राम था वो भी क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो भी लोअर हो जाएगा। डायाफ्राम की शेप कैसी थी? इस तरह। ठीक है। तो जब ये क्या है? डोम लाइक है। डोम लाइक मीन गुंबद की तरह की इसकी शेप है। ठीक है। और जब क्या होगा? इसके मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये थोड़ा सा लोअर हो जाएगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा। इतनी ज़्यादा इसकी जो ऊपर की तरफ डोम बनी हुई है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, ऐसे लोअर साइड पे आ जाएगा जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है डायाफ्राम का। उसके बाद इसकी जो ये जो मूवमेंट्स हैं, कौन सी मूवमेंट हुई? एक जो है रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए और आपकी जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ गई, रेज होगी। और दूसरा जो डोम लाइक डायाफ्राम था वो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ और नीचे हो गया। अब ये जो दोनों मूवमेंट्स हुई हैं रिब्स की और डायाफ्राम्स की, इसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है, मतलब जो रिब्स के नीचे आपकी कैविटी है उसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज होगा तो लंग्स जो हैं उनके ऊपर जो प्रेशर था रिब्स वगैरह का, वो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो आपके लंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। तो जब लंग्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? एक्सपेंड। जब लंग्स एक्सपेंड होंगे तो उसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मतलब आपके लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड हो गए हैं क्योंकि उनके ऊपर जो प्रेशर था रिब्स वगैरह का, वो प्रेशर जो है वो क्या हो गया है? कम हो गया। प्रेशर कम होने की वजह से जो बाहर से हवा है, आउटसाइड जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी? आपके लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो गए हैं और जो बाहर वाला जो प्रेशर है एयर का, मतलब लंग्स के बाहर हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया है और लंग्स में जो प्रेशर है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। तो इसलिए हवा जो है, आपको पता है हर चीज़ जो हवा वगैरह होती है वो क्या होती है? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो लंग्स में जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? लो है। और जो आउटसाइड इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन है एयर की वो क्या है? ज़्यादा। इस वजह से जो एयर है वो क्या होगी? आपके इन्वायरमेंट से आपके लंग्स के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। और जब लंग्स के अंदर एंटर उस वक्त तक होती रहेगी जब तक दोनों साइड का प्रेशर जो है वो इक्वल ना हो जाए। दोनों साइड्स में लंग्स का और आपके इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है एयर का, जब वो इक्वल हो जाएगा तो जो एयर अंदर जा रही थी वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इस स्ट्रक्चर से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसकी डायग्राम से। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो ये रिब केज है, मीन्स जो ये जो पसलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, रिब्स नज़र आ रही हैं, इसमें रिब्स केज क्या हुआ है? एक्सपेंड हुआ है। एक्सपेंड कब होता है? जब रिब्स के जो मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। रिब्स के मसल कौन से हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं जब वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिब्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? एक्सपेंड हो जाएंगी और ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। उसके बाद क्या हुआ? ये नीचे हमने डायाफ्राम की बात की थी कि जो डायाफ्राम है ये क्या हो जाएगा? इसके मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो शो करेगा। मतलब जो आपका डायाफ्राम है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा नीचे।
और जो रिब्स हैं वो क्या हो गई हैं, एक्सपेंड हो गई हैं, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ उठ गई हैं। आप जब सांस लेते हैं, आप देख सकते हैं, जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हैं, मतलब सांस को अंदर लेके जा रहे हैं, तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो ऊपर की तरफ जब चेस्ट कैविटी उठती है तो इसका मतलब यही है कि जो रिब केज है वो भी एक्सपेंड हो गया। और वो एक्सपेंड कब हुआ, जब इंटरकॉस्टल मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दो मूवमेंट हुई थी ना, एक रिब कैज एक्सपेंड हुआ था और मसल को जो है वो उसके रिब कैज के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिब कैज एक्सपेंड हो गया। दूसरी मूवमेंट क्या थी कि जो डायाफ्राम के मसल्स हैं वो भी क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, और डायाफ्राम भी जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट में आ गया। तो इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से जो लंग्स के ऊपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और जो एयर है वो क्या हो जाती है, अंदर की तरफ मूव कर जाती है, और आपके लंग्स तक जो है वो एल्व्यूलाई वगैरह जो है उनके थ्रू आपके लंग्स तक पहुंच जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर किसका था, इंस्पायरेशन का। नेक्स्ट जो है वो है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मीन, या एक्सपायरेशन को आप एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं, मतलब जब आप एयर को अपने लंग्स से बाहर एक्सपेल कर रहे होते हैं उसे आप क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन। तो एक्सहेलेशन, सॉरी, एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन होती कब है कि जब आपने इंस्पायरेशन की, आप एयर को अंदर ले गए, एयर से आपके ब्लड ने ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया और ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के अंदर एंटर कर दिया। अब आपकी जो लंग्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ब्लड ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड को आपके लंग्स के अंदर डाल दिया एल्व्यूलाई में। तो गैसेस एक्सचेंज हो चुकी हैं लंग्स में। अब जो गैसेस एक्सचेंज हो चुकी हैं उस हाँ जो एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो गई है। तो वो अब आपकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने बाहर निकलना है, उस एयर ने बाहर निकलना है, जिसके अंदर क्या है, उस एयर के अंदर क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो आपकी जो एयर है वो इम्प्योर है, तो वो जो इम्प्योर एयर है वो क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी से एक्सहेल्ड हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी। उसके बाद क्या है कि जो रिब मसल्स हैं, ये अब जो इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन, दोनों दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों मैकेनिज्म एक दूसरे के अपोजिट हैं। कि अब जो इंस्पायरेशन थी उसमें क्या हुआ था, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, इसमें रिब्स मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स। ठीक है, उसमें रिब्स क्या हुई थी, ऊपर उठ गई थी, और इसमें रिब्स जो है बैक चली जाएंगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। उसमें डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे इंस्पायरेशन में, और एक्सपायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, और जो डोम शेप डायफ्राम था वो क्या हो जाएगा, रेज्ड अप, मीन वो अब ऐसे इस शेप में आ जाएगा। जो डायाफ्राम है वो क्या हो जाएगा, रेज्ड अप हो जाएगा, और इस सही डोम लाइक शेप बना लेगा। इससे क्या होगा, इन दोनों, मतलब ये जो दोनों मूवमेंट्स हुई हैं, एक जो है वो रिब केज अपनी वापस पोजीशन पर आ गया, और दूसरा जो है जो आपके लंग्स हैं वो भी क्या हो गए, अपनी लंग्स के जो डायाफ्राम था वो भी क्या हो गया, ऊपर उठ गया है, रिब्स भी अपनी जगह पे चली गई हैं। अब जो आपकी चेस्ट कैविटी है उसका जो एरिया है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया चेस्ट कैविटी का। और जब चेस्ट कैविटी का एरिया डिक्रीज होगा तो लंग्स पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लंग्स पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो लंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जो एयर है वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, क्योंकि अंदर जो है लंग्स पर प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, उस प्रेशर के बढ़ने से लंग्स के अंदर जो एयर है वो क्या हो जाएगी, एक्सपेल्ड हो जाएगी, मीन्स बाहर खारिज हो जाएगी। तो ये क्या है, एक्सपायरेशन की डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो रिब केज है वो क्या हुआ है, जो रिब केज है वो नीचे की तरफ आ गया है, स्मॉल हो गया है रिब केज। ठीक है, क्योंकि जो मसल्स हैं रिब केज के, जिन्होंने जो रिब्स के साथ अटैच है मसल्स,
वो मसल क्या हो चुके हैं, रिलैक्स। जब मसल रिलैक्स होंगे तो रिब केज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। दूसरी मूवमेंट क्या है, डायाफ्राम की है। इसमें क्या है कि जो डायाफ्राम के मसल्स हैं वो भी क्या हुए हैं, रिलैक्स हुए हैं, और आपका जो डायाफ्राम है वो क्या हो गया है, अपवर्ड मूवमेंट उसने शो की है। उसकी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड हो गया और अब उसने सही डोम लाइक जो है वो शेप बना दिया। तो जब रिब्स भी ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ चली गई हैं और साथ में लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो भी बढ़ गया है, तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होने की वजह से एयर जो है वो क्या हो जाएगी, पुश्ड आउट हो जाएगी, मीन्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी एयर। तो ये मैकेनिज़्म था जिसके थ्रू आप एयर को अंदर लेके जाते हैं। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद आप जो इम्प्योर एयर है उस एयर को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, उसको अपनी बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं, मतलब पुश्ड आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये दोनों प्रोसीजर थे, ये इंस्पायरेशन है और दूसरे ये इंस्पायरेशन है और ये क्या है, एक्सपायरेशन। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि जो इंस्पायरेशन है उसके अंदर जो है जो प्रोसीजर हो रहा है वो बिल्कुल एक्सपायरेशन के अपोजिट है। इसमें आप देख सकते हैं रिब कैज जो है वो क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है। इसमें रिब कैज क्या हो गया, स्मॉल, क्योंकि जो रिब कैज के मसल्स हैं यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और यहाँ पे क्या हो चुके हैं, रिलैक्स। इसमें आप देख सकते हैं डायाफ्राम जो है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और डायाफ्राम की जो मूवमेंट है वो क्या हो गई है, डाउनवर्ड। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डायाफ्राम के मसल्स हैं वो क्या हुए हैं, रिलैक्स हुए हैं, और डायाफ्राम की जो मूवमेंट है वो क्या हुई है, अपवर्ड हुई है। ठीक है, इसमें फिर क्या हुआ है, एयर जो इंस्पायरेशन है इसमें जो प्रेशर है लंग्स का वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और इसमें जो लंग्स का प्रेशर है वो क्या हो गया है, लंग्स पर प्रेशर वो इंक्रीज हुआ है। इसमें जो एयर है वो क्या हुई थी, रश्ड इन हुई थी, मतलब रश्ड इन हुई है, मीन्स हवा जो है वो अंदर दाखिल हुई है और यहाँ पे हवा जो है वो बाहर खारिज हो गई है। ये दोनों जो हैं आपके मैकेनिज़्म हैं ब्रीदिंग के, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ये सिंपल क्या है, एक फिज़िकल प्रोसीजर है। नेक्स्ट है रेट ऑफ ब्रीदिंग। क्या होता है कि ह्यूमन जो है वो 16 टू 20 मिनट जो है नॉर्मल, उसका जो सरकमफेरेंस है, मतलब नॉर्मल जो हम लोग सांस लेते हैं रेस्ट कंडीशन में, उस वक्त हम लोग 16 टू 20 टाइम पर मिनट सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, कि जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, उस वक्त आपकी जो सांस लेने की रफ्तार है वो कितनी है, 16 टू 20 टाइम पर मिनट है। तो जो रेट है रेस्पायरेटरी सेंटर उसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये जो रेट है ना 16 टू 20 टाइम आप पर मिनट ले रहे हैं, इस ब्रीदिंग के रेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, रेस्पायरेटरी सेंटर, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्रेन में। जो आपका पूरा रेस्पायरेटरी सेंटर है इसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो जो रेस्पायरेटरी सेंटर है वो किस चीज़ से सेंसिटिव होता है, मतलब जो मैसेज ब्रेन तक पहुंचना होता है वो किस वजह से पहुंचता है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, कि जैसे ही आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और कंसंट्रेशन कब ज़्यादा हो जाएगी, जब हम लोग मतलब हार्ड काम कर रहे होते हैं या नॉर्मल जब हम लोग सांस ले रहे हैं, तो जैसे ही सांस लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन यूटिलाइज होती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती रहती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसका रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मैसेज जो है आपके दिमाग तक पहुंचेगा। इसको भी हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एओर्टा है, आपके हार्ट के अंदर एओर्टा होता है, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो आपके जो ब्लड है उसकी पीएच कम हो जाती है। तो फिर नर्व सिग्नल्स क्या करते हैं, इस मैसेज को लेके कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो गया है आपके ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन क्या करता है, उस मैसेज को रिसीव करता है और फिर जो है उस मैसेज को, उन सिग्नल्स को जो है वो कहाँ पर सेंड कर देता है, रिब्स की अंदर जो इंटरकॉस्टल मसल्स थे वहाँ तक मैसेज जो है वो भेज देगा आपका ब्रेन,
कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो आपके ब्लड में ज़्यादा हो गई है, तो आपकी जो रिब्स के ये जो मसल्स हैं, ये जो आपको लाइनिंग में नज़र आ रहे हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, और ये जो नीचे डायाफ्राम होता है, ये क्या करने लग जाएगा, अपना मैकेनिज़्म जो इनका था वो फास्ट कर देगा, ताकि फिर आप तेज़ी से सांस लेते हैं, ताकि जो अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, सफोकेशन फील होने लग जाती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू ब्रीदिंग का जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू रहता है। इसके बाद जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, या आप कोई हार्ड फिजिकल वर्क कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और कितना इंक्रीज़ होता है, 30 to 40 टाइम पर मिनट जो है आपका ब्रीदिंग जो है प्रोसीजर वो इतना इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब आप 30 to 40 टाइम पर मिनट सांस ले रहे हैं। पहले आप लोग कितना सांस ले रहे थे, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि पहले हम लोग जो है वो 16 to 20 टाइम पर मिनट नॉर्मल कंडीशन में सांस लेते हैं, और जब हम लोग जो है हार्ड फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, फिर हम लोग 30 to 40 टाइम पर मिनट जो है वो सांस ले रहे होते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।